हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 अप्रैल 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो पहली हेडिंग है वो है कि बंगाल पुलिस ने एनआईए अधिकारियों के विरुद्ध ही दर्ज कर दी है प्राथमिकी। देखिए, बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिला अंतर्गत भूपति नगर में एनआईए टीम पर हमले के मामले में पुलिस ने एनआईए अधिकारियों के खिलाफ ही छेड़छाड़ के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बता दें कि शनिवार को भूपति नगर विस्फोट कांड में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर 2 तृणमूल नेताओं को गिरफ्तार करने गई एनआईए की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। मालूम हो कि 2022 में भूपति नगर में एक मकान में हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई थी और अदालत के निर्देश पर एनआईए घटना की जांच कर रही थी। हमला करने के मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। इस बीच गिरफ्तार किए गए एक तृणमूल नेता के परिवार की ओर से शनिवार रात घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की प्राथमिकी भूपति नगर थाने में दर्ज कराई गई है और अब पुलिस ने 2 समानांतर जांच शुरू की है। पहली एनआईए द्वारा उनके अधिकारियों पर हमले की घटना पर दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है और दूसरी कथित छेड़छाड़ की शिकायत के आधार पर केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ की गई है। नेक्स्ट न्यूज है, अब टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलने लगे हैं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पहले बिहार के नवादा और फिर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। दोनों जगह प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलने लगे हैं। उन्होंने दोहराया कि मैं बंगाल की धरती से गारंटी देता हूं कि यहां शिक्षा भर्ती घोटाले में जो गरीबों के पैसे गए हैं उन्हें वापस करवाऊंगा। तृणमूल कांग्रेस, वाम दल और कांग्रेस सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी, यह मोदी की गारंटी है। देर शाम प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में रोड शो भी किया। मोदी के वाहन का रंग था और मोदी का कुर्ता भी भगवा रंग का था। उन्होंने कुर्ते के ऊपर नीली जैकेट पहन रखी थी जिसे वंचित वर्ग के लिए संदेश देने वाला माना गया। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एआई मशीन लर्निंग से मिल रही मौसम पूर्वानुमान की सटीक सूचना। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए देश के मौसम विज्ञानियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की शक्ति का उपयोग शुरू कर दिया है। महापात्रा ने एक साक्षात्कार में कहा कि अगले कुछ वर्षों में विकसित होने वाली प्रौद्योगिकियां संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल की भी पूरक होंगी, जिनका वर्तमान में मौसम पूर्वानुमान में व्यापक प्रयोग किया जाता है। मौसम विभाग पंचायत स्तर या 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक के इलाके में अवलोकन प्रणाली को बढ़ा रहा है। विभाग ने 39 डॉपलर मौसम रडारों का एक नेटवर्क स्थापित किया है जो देश के 85% भूभाग को कवर करता है और प्रमुख शहरों के प्रति घंटे पूर्वानुमान को सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा कि विभाग ने देश के लिए 1901 से पुराने मौसम रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया है और मौसम के पैटर्न के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस प्रचुर जानकारी की छानबीन के लिए एआई का उपयोग किया जा सकता है। एआई मॉडल डाटा साइंस के मॉडल्स हैं जो घटना की भौतिकी में जाने के बजाय जानकारी हासिल करने के लिए पिछले डाटा का इस्तेमाल करते हैं, जिसका बेहतर पूर्वानुमान के लिए उपयोग किया जा सकता है। कांग्रेस को अपेक्षित परिणाम न मिले तो राहुल को पीछे हट जाना चाहिए। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया है कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले तो राहुल गांधी को कदम पीछे खींचने पर विचार करना चाहिए। साथ ही कहा कि भाजपा के दबदबे के बावजूद ना तो पार्टी और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजेय हैं। विपक्ष के पास भाजपा के रथ को रोकने का मौका था, लेकिन उसने अपनी गलत रणनीतियों के चलते अवसरों को गंवा दिया है। आम चुनाव में भाजपा को पूर्वोत्तर और दक्षिणों में काफी फायदा मिलेगा और पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए पार्टी चला रहे हैं और पिछले 10 वर्षों से काम करने में असमर्थता के बावजूद वह ना तो अलग हट सकते हैं और ना ही किसी को नेतृत्व करने दे सकते हैं।
अब जब आप पिछले 10 साल से एक ही काम कर रहे हैं और कोई सफलता ना मिले तो ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। अमेरिका से ASI लाएगी 1456 पूर्वाशेष। केंद्र सरकार की अपनी संस्कृति को बचाने की पहल के तहत देश में पूर्वाशेष को अभी तक की सबसे बड़ी खेप आने जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी खेप अब भारत यानी लाई जा रही है। इसके तहत अमेरिका से 1456 पूर्वाशेष आएंगे। इसमें अधिकतर मूर्तियां शामिल हैं। इनका पुरातात्विक अध्ययन करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों की टीम अमेरिका गई है। टीम इस बात की जांच करेगी कि पूर्वाशेष असली हैं या नहीं। भारत लाए जाने वाले पूर्वाशेषों में से अधिकतर देश के विभिन्न हिस्सों से तस्करी कर मूर्ति तस्कर सुभाष कपूर ने अमेरिका में बेच दिया था। देश में अभी तक वापस लाए गए पूर्वाशेषों में अधिकतर अमेरिका से ही आए हैं। अमेरिका ने इस पूर्वाशेषों को वापस लौटाने की इच्छा जताई है। इसे लेकर अमेरिकी सरकार ने कुछ समय पहले भारत को पत्र लिखा था। ये पूर्वाशेष विभिन्न एजेंसियों द्वारा पकड़े गए हैं और कई लोगों ने वहां की सरकार को वापस लौटाए हैं। जिन लोगों ने इन पूर्वाशेषों को मूर्ति तस्कर सुभाष कपूर से करोड़ों रुपए में खरीदा था, कपूर की गिरफ्तारी के बाद वे लगातार इन्हें वहां की सरकार को वापस कर रहे हैं। कपूर 2011 से तमिलनाडु की जेल में बंद है। कपूर के पास अमेरिका की भी नागरिकता थी, जो अमेरिका में एक मूर्ति गैलरी चलाता था। इसकी गिरफ्तारी के बाद से गैलरी बंद हो गई है। जिन पूर्वाशेष को वापस लाया जाना है, इन मूर्तियों का ऐतिहासिक महत्व है। मूर्तियां करीब 2000 साल तक पुरानी हैं। इनमें से कुछ पूर्वाशेषों में राजस्थान से संबंधित 12वीं और 13वीं शताब्दी की हैं। मध्य भारत व दक्षिण भारत से 14 से 15वीं शताब्दी की मूर्तियों के अलावा 17 और 18वीं सदी की मूर्तियां भी शामिल हैं। कई ऐतिहासिक कलाकृतियों में कई धार्मिक विषयों को भी जोड़ा गया है, जबकि कई सांस्कृतिक महत्व की कलाकृतियां हैं। कुल मूर्तियां दूसरी शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक की बताई जा रही हैं। नेक्स्ट न्यूज है, रूस में तैयार हो रहे भारत के 2 युद्धपोत। रूस में भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत तैयार किए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये युद्धपोत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। दरअसल इन युद्धपोतों को रूस द्वारा अब तक भारत को सौंप दिया जाना चाहिए था, लेकिन यूक्रेन से युद्ध के कारण इन्हें तैयार करने में देरी हो रही है। पहला युद्धपोत INS तुशिल के नाम से जाना जाएगा, जबकि दूसरा युद्धपोत INS तमाल होगा। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना की एक टीम ने हाल ही में रूस में शिपयार्ड का दौरा किया था। वहां इन युद्धपोतों को तैयार किया जा रहा है। नौसेना की टीम द्वारा परियोजना का निरीक्षण किया गया है और उन्होंने बताया कि काम अच्छी गति से चल रहा है और पहला युद्धपोत समुद्री परीक्षण के लिए भी लॉन्च किया जा चुका है। फिलहाल इसका इस्तेमाल रूसी नौसेना कर रही है। भारत को पहला युद्धपोत इस साल अगस्त में और दूसरा युद्धपोत दिसंबर तक मिलने की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से इस परियोजना में देरी हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि रूस में बनाए जा रहे युद्धपोत के लिए यूक्रेन से इंजन मंगाया जाना था और भारतीय नौसैनिक शिपयार्ड से एक टीम को युद्धपोत पर इंजन फिट करने के लिए वहां भेजा गया था। पहले जहाज का रूसी नौसेना द्वारा परीक्षण किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्दी से भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है एडिटोरियल पेज से, विचारधाराओं का भविष्य। और किसी भी अन्य देश में तमाम आस्थाओं वाली विचार भिन्नता के बावजूद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भारत जैसा उदाहरण नहीं मिलता है। यहाँ सभी विचारों का स्वागत है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। गतिशील समाज चिंतनशील होते हैं, सोचने से विचार का जन्म होता है और व्यवस्थित चिंतन से विचारधारा के प्रभाव की काल अवधि होती है। पूर्व सांसद संजय निरुपम ने कहा कि एक निश्चित उम्र के बाद कोई विचारधारा मर जाती है। उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा का उल्लेख किया। 1917 में रूस में कम्युनिज्म आया और दुनिया भर में फैला। 1991-92 तक कम्युनिज्म करीब
करीब खत्म हो गया था। अब क्यूबा, उत्तर कोरिया और चीन के अलावा दुनिया के किसी भी देश में कम्युनिस्ट विचारधारा का खास प्रभाव नहीं है। विचारधाराओं का जन्म और उनकी उम्र भारतीय संदर्भ में विचारणीय है। भारत में वैदिक काल के दौरान भी अनेक विचार थे। एक विचार था कि संसार को किसी दैवी शक्ति या परमात्मा ने बनाया है। दूसरा विचार था कि सृष्टि का उद्भव और विकास प्राकृतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार हुआ है। यहाँ अनेक विचारधाराएं फलती फूलती रही हैं। बुद्ध, जैन सहित प्राचीन काल में 8 विचारधाराएं थी। इनमें ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी दोनों विचारधारा थी। सेकुलरिज्म भारतीय विचार नहीं है। यह चर्च और यूरोपीय राजाओं के संघर्ष में समझौते का परिणाम था। सेकुलरिज्म का अनुवाद संसारवादी, इहलौकिकवादी है, मगर भारतीय राजनीति के एक बड़े हिस्से में इसका अर्थ संप्रदाय विशेष का तुष्टीकरण है। सनातन धर्म का विरोध है, जबकि धर्म भारत का नियात्मक तत्व है। नेहरूवादी पंथ निरपेक्ष में धर्म से दूरी का आग्रह है। बड़े बड़े लोग भी धार्मिक आयोजनों से दूर रहते हैं। संप्रति भारत का वातायन धर्म आपूर्ति हो गया है। छद्म सेकुलरिज्म वाद की विचारधारा का अंत हो चुका है। इसमें आगे बताया गया कि विचारक सैमुअल हॉस्टिंग की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के तर्क भिन्न हैं। वह लोकतंत्र और आधुनिकीकरण के स्तर को इतिहास का अंत नहीं मानते हैं। उनके अनुसार संस्कृति तमाम देशों के बीच मतभेद का कारण बनी रहेगी। उन्होंने सभ्यताओं के संघर्ष को अनिवार्य बताया है। भारत में जाति, पंथ जैसे विभेदक तत्व हैं, किंतु एक संस्कृति के प्रभाव में भारत सबसे बड़ा आधुनिक लोकतंत्र है। भारत जैसी सांस्कृतिक निरंतरता कहीं नहीं दिखती है। भारतीय सांस्कृतिक और समाज में देश काल के अनुसार आत्मा रूपांतरण की क्षमता है। भारत की राष्ट्रवादी विचारधारा में पुनर्वता शक्ति है। इसलिए अनेक पंथ, मत, मजहब और रिलीजन साथ साथ रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में तमाम आस्थाओं वाली विचार भिन्नता के बावजूद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भारत जैसा उदाहरण नहीं मिलता है। नेक्स्ट है आर्टिकल, रोजगार के संकट से निपटने का वादा। कांग्रेस के जीतने पर भर्ती भरोसा प्लान के जरिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 30 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के सदस्य अमिताभ दुबे द्वारा। आर्टिकल में बताया गया है, हालांकि ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, कि सत्ता में रहते हुए भाजपा की एक दशक की विफलताएं किसी से छिपी नहीं है। आज देश में असमानता चरम पर है। बेरोजगारी असमानता छू रही है। ग्रामीण भारत गंभीर संकट से जूझ रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खोखला कर दिया गया है। अब लोगों को सपना दिखाया जा रहा है कि वे चमत्कारी ढंग से होने जा रही प्रगति के लिए 2047 में अमृत काल की प्रतीक्षा करें, लेकिन देश में मौजूदा हालात के बीच किसी को भी सही मायने में लोगों का प्रतिनिधित्व करना होगा और शासन की बागडोर संभालनी होगी। कांग्रेस के पास इसका अनुभव है। उसने उन संस्थाओं का निर्माण किया है जिनमें से अधिकांश को आज ध्वस्त किया जा रहा है। कांग्रेस की आर्थिक उदारीकरण लाई और मनरेगा जैसी जो राष्ट्रीय योजना लाई गई, उससे काफ़ी लोगों को लाभ हुआ और सभी को फायदा हुआ। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस संकट से 2 तरह से निपटने की योजना है। इसका तात्कालिक समाधान सरकारी नौकरियों का विस्तार, भर्ती भरोसा प्लान के तहत इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा केंद्र और अर्धसैनिक बलों में 30 लाख पदों पर भर्ती का वादा है। अभी देश में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है। अर्थशास्त्री कार्तिक मुरलीधरन के अनुसार भारत में प्रति 1000 लोगों पर केवल 16 सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि अमेरिका में 77, चीन में 57 और नॉर्वे में 159 हैं। हालांकि सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है। निजी क्षेत्र में मिलने वाले रोजगार के अवसर इस समस्या का मुख्य समाधान है। शुरुआत के लिए पहली नौकरी योजना 25 वर्ष से कम उम्र के स्नातक और डिप्लोमाधारियों को 1 लाख रुपए सालाना वेतन के साथ 1 साल की अप्रेंटिसशिप का अधिकार प्रदान करेगी। अप्रेंटिसशिप के से अलग कांग्रेस एक रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि ELI योजना शुरू करेगी, जो कंपनियों को सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता की नौकरी के अवसर बनाने के लिए टैक्स में छूट देगी। शारीरिक सुरक्षा
का डर अभी भी कई महिलाओं को नागरिक और श्रमिक के रूप में पूरी तरह से भागीदारी से रोकता है। इसका एक समाधान सरकारी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि महिलाओं के हितों और दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से उभारा जा सके। स्थानीय सरकार में महिलाओं के आरक्षण का पंचायत की प्राथमिकताओं पर खासा प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के सरकार के अस्पष्ट वादे को तुरंत लागू करेगी। पिछले दशक में हमारी लोकतांत्रिक समस्याओं और संस्थानों पर सुनियोजित ढंग से हमला किया जा रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबको भय से मुक्ति का वादा किया गया है। यह व्यवसाय, नागरिक, संस्था सभी पर लागू होगा। इसके लिए मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा, निजता का अधिकार दिया जाएगा, व्यक्तिगत विकल्पों में स्वतंत्रता, वीवीपैट की अनिवार्यता, पुलिस एवं जांच एजेंसी कानून के अनुसार काम करें, यह सुनिश्चित होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस आम चुनाव में जीतती है तो डर के बजाय आशा पर ध्यान केंद्रित करेगी और भारतीयों को प्रजा के बजाय नागरिक होने का गौरव फिर से बहाल करेगी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज पर पहली न्यूज़ है कि पूंजी बाजार पर निगरानी और बढ़ाने की तैयारी। जनवरी से मार्च 2024 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एशिया में सबसे ज़्यादा भारतीय बाजार में निवेश किया है। हर महीने लगभग 60 लाख नए निवेशक सीधे बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। अब भारतीय बाजार में निवेशकों की संख्या 15 करोड़ हो चुकी है। इस स्थिति से न सिर्फ शेयर बाजार का प्रबंधन बल्कि बाजार की नियामक एजेंसी भी काफ़ी सतर्क है। नियामक एजेंसियों ने बाजार की निगरानी को और चौकस करने का विचार किया और फैसला किया है। शेयर बाजार के प्रबंधन से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में निवेशकों के हितों को लेकर कई बड़े फैसले होने वाले हैं। आज इसका आकार 400 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 2030 तक 10 लाख ईवी फास्ट चार्जर की जरूरत होगी। G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि देश में 2030 तक 100% दोपहिया और तिपहिया वाहन का लक्ष्य अगर हासिल करना है तो 10 लाख फास्टैग चार्जर की जरूरत होगी। कांत ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर में होने वाला बदलाव महत्वपूर्ण है और यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7%, मैन्युफैक्चरिंग सकल घरेलू उत्पाद में 35% और कुल निर्यात में 8% का योगदान देता है। भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। सरकारी वाहन पोर्टल डैशबोर्ड विशेष रूप से दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन तिपहिया और चौपहिया वाहनों में मामूली गिरावट देखी गई है। जनवरी 2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण 1,44,877 था और फरवरी में यह घटकर 1,41,382 पर आ गया है। मुफ्त बिजली देने के लिए कर्ज लेने वाले राज्यों को केंद्र सरकार ने किया है सचेत। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने मुफ्त बिजली देने के लिए उधार लेने वाले पंजाब जैसे राज्यों को कर्ज के जाल में फंसने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं तभी ठीक हैं जब किसी राज्य के पास पर्याप्त धन हो। उन्होंने कहा कि किसी भी दूसरी चीज की तरह बिजली उत्पादन में लागत आती है और अगर कोई राज्य इसे उपभोक्ताओं के अन्य वर्ग को मुफ्त में देता है तो यह सोचना चाहिए कि उत्पादन संयंत्र भी भुगतान करता है। बिजली मंत्री ने कहा कि वह राज्यों से कहते रहे हैं कि बिजली मुफ्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई राज्य किसी भी श्रेणी के लोगों को मुफ्त बिजली देना चाहता है तो ऐसा कर सकता है, लेकिन उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत के डिजिटलीकरण के मुरीद। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत के डिजिटलीकरण कार्यक्रम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे देश को तुलनात्मक लाभ मिला है और इसके सबक को वैश्विक समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है। इससे वित्तीय समावेशन और गरीबी कम करने में भी मदद मिली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष फ्रांसीसी ने कहा कि सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैं भारत से लौटा हूं, इसके बाद जब भी मैं भारत के बारे में सोचता हूं, मुझे अतुल्य भारत याद आता है। मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और जब
मैं वहां था तब मैंने उसे महसूस किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैं जिस विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख कर सकता हूं वह है भारत में डिजिटलीकरण का उपयोग। फ्रांसीसी 22 से 26 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। आकस सुरक्षा समझौते में जापान हो सकता है शामिल। चीन को रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया आकस सुरक्षा समझौते में नए सदस्यों को शामिल करने पर विचार शुरू करने के लिए तैयार है। वॉशिंगटन इसमें जापान को शामिल करने पर जोर दे रहा है। तीनों देशों के रक्षा मंत्री सोमवार को समझौते के स्तंभ दो पर चर्चा करने की घोषणा करते हैं और यह सदस्यों को संयुक्त रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक एआई और साइबर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। वे पहले स्तंभ के विचार पर विचार नहीं कर रहे हैं। इस स्तंभ को ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों को डिलीवरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। आकस ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। चीन ने आकस समझौते को खतरनाक बताया है और चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। चलिए, तो ये आज का 8 अप्रैल 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।